अच्छा लिखो रिलेशन बिटवीन वर्क एंड चेंज ऑफ एनर्जी। वर्क और चेंज ऑफ एनर्जी का क्या रिलेशन होगा? तो हेडिंग देनी है रिलेशन बिटवीन वर्क एंड चेंज ऑफ एनर्जी। बुला लो उनको। अच्छा मुझे लगा रूम 2 के अंदर है। आपको बहुत नहीं, हमारी हर वक्त रूम 2 में होती है ना। रिलेशन बिटवीन वर्क एंड चेंज ऑफ एनर्जी। तो हम रिलेशन देखना है वर्क का और चेंज ऑफ एनर्जी का। अच्छा अब रिलेशन बिटवीन वर्क एंड चेंज ऑफ एनर्जी, इसमें दो कॉलम बना लें बेटा, दो बना लें कॉलम। इनमें लिखे लेफ्ट साइड पे लिखे वर्क, लेफ्ट साइड पे वर्क और राइट साइड पे चेंज ऑफ एनर्जी। लेफ्ट साइड पे लिखना है वर्क, राइट साइड पे क्या लिखना है? चेंज ऑफ एनर्जी। लिख दे फिर डिस्कस करते हैं। अच्छा लेफ्ट साइड पे वर्क और राइट साइड पे चेंज ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे आप लिखे नंबर 1 लिखे वर्क बाय द रिजल्टेंट फोर्स। तो क्या लिखना है यहाँ पे? वर्क बाय द रिजल्टेंट फोर्स लिख दो। वर्क बाय द रिजल्टेंट फोर्स। अगर रिजल्टेंट फोर्स का वर्क होगा तो एनर्जी का क्या चेंज होगा? इस तरह लिखो, इट विल change kinetic energy। एक बार देख लो, वर्क बाय द रिजल्टेंट फोर्स विल चेंज द kinetic energy। नंबर 2 पे आते हैं, वर्क बाय द वेट। अगर वेट का वर्क होगा, अच्छा बाय का मतलब है वेट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वर्क बाय द वेट will result in a gain of GP या loss of GP? will result in a loss of gravitational potential energy। क्या लिखा हमने? वर्क बाय द वेट। वर्क बाय द वेट will result in a loss of GP। नंबर 3 लिखिए, वर्क अगेंस्ट द वेट। क्या लिखना नंबर 3 पे? वर्क अगेंस्ट द वेट। अच्छा मैं एक ड्राइव बना के ना आपके जो रिसेंट टेस्ट था उसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो अपने अपने टेस्ट देखना, लिंक शेयर कर दूंगा अभी। क्यों? तो तुम लोग एक दूसरे के ना देखना ना, तुम लोग एक दूसरे के ना देखना, मैं ड्राइव शेयर कर दूंगा, हर कोई अपना अपना देखे। खतरनाक हो जाएगा, सबके देखेंगे सब लोग।
तो मम्मा को ही तो भेजना है, स्कीम यही है, भेजना ही मम्मा को है। अच्छा, वर्क अगेंस्ट द वेट, वर्क अगेंस्ट द वेट। बल्कि मैं आपको ये बता दूं, अब जो आपका मॉक एग्जाम है वो आपके सीधे मेरे पेरेंट्स को ही भेजना है, तो पढ़ाई करो जी, मैं पहले से बता रहा हूँ। अच्छा, वर्क अगेंस्ट द वेट, वर्क अगेंस्ट द वेट will result in an increase of जीई। वैसे मैं आपको बता दूं, कुछ पेरेंट्स ने ना पेपर का पूछा था, तो मैंने मैम को कहा कि मैं ड्राइव बना चुका हूँ, बना भी चुका हूँ। वो मुझे मैम ने कहा मुझे भेजनी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपके पेरेंट्स को फट से टेस्ट लेंगे, तो इट्स बेटर पढ़ना शुरू कर दो। जब पेरेंट्स पूछेंगे तो मैं आगे से क्या कहूंगा, मुझे उनको देने हैं ना, तो मैं अब आपके जो टेस्ट हैं वो स्कैन पहले ही कर लेता हूँ। तो मैंने इस बार वाले टेस्ट स्कैन किया, मैं ड्राइव भी बनाई हुई है, तो अब वो ड्राइव मिस आफिया के पास होगी, जो पेरेंट उनसे मांगेगा टक से पेरेंट के पास जाएगा, पहले से बता रहा हूं। तो मैं कॉन्शियस कर रहा हूँ ना कि अब पढ़ना शुरू कर दो, वरना पेरेंट्स के पास सारे टेस्ट जाने। वर्क अगेंस्ट द वेट विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज ऑफ जीबी, लिख दिया। अच्छा, उसके बाद आ जाओ जी आगे, नंबर 4 लिखो, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। बताओ जी राइट साइड पे क्या लिखना है इसका। अगर फ्रिक्शन का या एयर रेजिस्टेंस का वर्क होगा तो वो क्या करेगा, इधर लिखो, इट विल जनरेट हीट। बेटा फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस का जो वर्क होगा वो क्या जनरेट करेगा, हीट जनरेट करेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाए नंबर 5 पे। बेटा नंबर 5 पे लिखे हैं, वर्क बाय इलास्टिक फोर्स, दिस इज द लास्ट वन। क्या करेगा अमन, इलास्टिक फोर्स का अगर वर्क होगा तो इलास्टिक पी को चेंज करेगा, विल चेंज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जो आपने आंसर करना है। उस क्वेश्चन में आपने ये चीज समझनी है, लिखें कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। क्या लिखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसमें वो आप आंसर करेंगे। A ball is moving. A ball is moving vertically upwards. A ball is moving vertically upwards. एक बॉल जा रही है ऊपर. Weight of the ball is acting against the motion. बेटा बॉल का जो वेट है वो एक्ट कर रहा है मोशन के अगेंस्ट. Weight of the ball is acting against the motion. अच्छा, ball is moving vertically upwards. Weight of the ball is acting against the motion. Why is the weight? Why is the weight not a resistive force? हाँ जी, अब आप ये बताएं कि जो वेट है वो रेजिस्टिव फोर्स क्यों नहीं है, कौन बताएगा। Why is the weight not a resistive force? क्या कहते हो बच्चों, वेट रेजिस्टिव फोर्स क्यों नहीं है। वेट रेजिस्टिव फोर्स इसलिए नहीं है, अगेंस्ट द मोशन तो है, तो क्यों नहीं है रेजिस्टिव फोर्स। क्वेश्चन समझ आ गया ना। देखिए, जब चीज जा रही है ऊपर तो वेट तो उसके अगेंस्ट है ना मोशन के, तो फिर वेट रेजिस्टिव फोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि वेट का वर्क हीट जनरेट नहीं कर रहा, हीट
जब तक हीट जनरेट ना हो वो रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती। कोई भी फोर्स अगेंस्ट द मोशन इज नॉट अ रेजिस्टिव फोर्स अनटिल इट जनरेट्स हीट। समझ आ गई बात? तो रेजिस्टिव फोर्स हम सिर्फ उसको कहेंगे जो हीट जनरेट करेगी। तो लिखो कि वेट इज नॉट अ रेजिस्टिव फोर्स। समझ आइए बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं एमन? रेजिस्टिव फोर्स होने के लिए हीट जनरेट करना इज कंपल्सरी। कोई फोर्स अगर हीट जनरेट ना करे वो रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती। तो लिखो कि वेट is against the motion, but weight is against the motion, although the weight is against the motion, but its work is generating heat or is not generating heat. But its work is not generating heat. तो बेटा ये बात है कि वेट जो है वो मोशन के तो अगेंस्ट है, लेकिन उसका जो वर्क है वो हीट जनरेट नहीं कर रहा। तो weight is against the motion, but its work is not generating heat. Hence, weight is not. Hence, weight is not a resistive force. Hence, weight is not a resistive force. Resistive forces क्या होती है? फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। और अगर आपसे पूछा जाए क्यों तो क्या कहोगे? लिखो फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस ये दो फोर्सेस। फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिव फोर्सेस। एमनूर आप बताओगे क्यों? Friction and air resistance are resistive forces since their work results in the generation of heat. बेटा फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, क्योंकि उनका जो वर्क है वो क्या जनरेट कर रहा है? हीट जनरेट कर रहा है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? ये समझ आ गई? आगे समझ? अच्छा अब हम चलते हैं इसके आगे। अब आप लिखें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या स्टेटमेंट होगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज बेसिकली एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लिख भी दो energy cannot be created, it cannot be destroyed, it cannot be destroyed। ना एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हाउएवर क्या कर सकते हैं फिर? हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड, however it can be converted from one form to another। एक बार देख लो, energy cannot be created, it cannot be destroyed, however it can be converted from one form to another। हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा अब आते हैं जी इसके आगे। वो ये है कि आप लिखें चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखें, मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैकेनिक्स में आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, असल में दो स्टेटमेंट्स हैं। मैकेनिक्स कौन कौन बच्चा देता है? वर्क एनर्जी पावर पढ़ा हुआ है ना?
उसमें आपने पढ़ा होगा मे बी ड्राइविंग वर्क माइनस रेजिस्टिव वर्क डेल्टा के ई डेल्टा जी पी, वहां पे क्या इक्वेशन पढ़ी हुई है? एग्जैक्टली बताए ना। मैकेनिक्स में क्या इक्वेशन पढ़ी हुई है, क्योंकि मल्टीपल इक्वेशंस है ना। M1 में आपने कोई इक्वेशन पढ़ी हुई है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की? क्या थी? ड्राइविंग वर्क। अच्छा, अब फिजिक्स में हम लिखेंगे एक जनरल इक्वेशन जो कि उसको भी कवर करेगी लेकिन ज्यादा जनरल होगी। इक्वेशन आपने ये लिखी है, लिखे चेंज ऑफ के ई, चेंज ऑफ के ई, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट हुआ करेगा। चेंज ऑफ के ई इज इक्वल टू रिजल्टेंट वर्क, चेंज ऑफ के ई इज इक्वल टू रिजल्टेंट वर्क। जो रिजल्टेंट वर्क है वो किसके इक्वल होगा? के ई के चेंज के। नीचे लिखो डेल्टा के ई इज सम of works by the forces which are in the direction of motion, उनके वर्क को हम कहते हैं वर्क by the forces. Work by the forces is the work that is due to the forces which are in the direction of motion. Delta ke is sum of works by the forces minus sum of works against the forces. क्या होगा इक्वेशन? डेल्टा के ई इज सम ऑफ वर्क्स बाय द फोर्सेस माइनस सम ऑफ वर्क्स अगेंस्ट द फोर्सेस। तो ये है हमारी इक्वेशन डेल्टा के ई की। इसके बाद लिखो कि फोर्सेस व्हिच आर इन द forces which are in the direction of motion, forces which are in the direction of motion, जो भी फोर्सेस है ना मोशन की डायरेक्शन में, उनका वर्क हम पॉजिटिव लेंगे, वो होगा वर्क बाय द फोर्सेस। हैव वर्क बाय द फोर्सेस। ठीक है, तो क्या लिखा हमने? फोर्सेस व्हिच आर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन हैव वर्क्स बाय द फोर्सेस। नीचे लिखो फोर्सेस व्हिच आर against the motion have worked against the forces, have worked against the forces। जो वर्क होगा against the forces उसको हम देंगे नेगेटिव। वर्क बाय द फोर्सेस होगा पॉजिटिव और वर्क अगेंस्ट द फोर्सेस क्या होगा? नेगेटिव। कॉपी कर लो फिर आगे चलो। डन। अच्छा, अब हम आगे आ रहे हैं। अब हम इससे रिलेटेड करते हैं कुछ एग्जांपल्स। लिखे एग्जांपल नंबर 1 सबसे पहले। तो एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1, a ball of mass 200 gram is dropped. A ball of mass 200 gram is dropped in air from a height of 80 meters. हाँ जी, एक बार देख लो। A ball of mass 200 gram is dropped in air from a height of 80 meter. 80 मीटर की हाइट से हमने उसको ड्रॉप किया, लेकिन एयर में ड्रॉप किया। ठीक है, अब कुछ चीजें जो आप मुझे बताएंगे, इसका लिखो फर्स्ट लिस्ट। आपने कुछ लिस्ट करना है। सबसे पहले आप वो फोर्सेस बताएं जो मोशन की डायरेक्शन में है। फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एम रूल बताओ, which forces are in the direction of motion? हाँ जी, वेट और
I think weight is the only force that is in the direction of motion. Weight is the only force that is in the direct. बात समझ आ गई? Weight is in the direction of motion and weight is the only force that is in the direction of motion. नीचे आ जाए. Forces against the motion. बताओ कौन सी हैं? Forces against the motion. हाँ जी बताएं. It will be air resistance. Beta, air resistance is against the motion. So, force which is in the direction of motion is weight. Force which is against the motion is the air resistance. कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अच्छा ये हो गई फोर्सेस जो हमने लिस्ट कर दी. नंबर 2 पे आते हैं. लिखें वर्क और रेलिवेंट चेंज ऑफ एनर्जी. एमन इस एग्जांपल में कितने वर्क होंगे? सारे वर्क बताने. इस एग्जांपल में भी है टू फोर्सेस. अच्छा एक रूल हमेशा याद रखो. इफ यू हैव टू फोर्सेस देयर आर थ्री वर्क्स. इफ यू हैव थ्री फोर्सेस देयर आर फोर वर्क्स. एक वर्क एक्स्ट्रा क्यों होता है? बिकॉज अगर थ्री फोर्सेस हैं तो वर्क बाय F1, वर्क बाय F2, वर्क बाय F3 एंड वर्क बाय द रिजल्टेंट फोर्स इज द फोर्थ वर्क. एमन अगर कहीं पे दो फोर्सेस होंगी तो वर्क कितने होंगे? 3. क्यों होंगे 3 वर्क? क्योंकि एक होगा वर्क बाय द वेट, एक होगा वर्क बाय अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस. मतलब वर्क एयर रेजिस्टेंस का क्या होगा? वर्क बाय द एयर रेजिस्टेंस या वर्क अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस? वर्क अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस. तो अगर दो फोर्सेस हैं तो वर्क कितने होंगे? 3 होंगे. फोर्सेस 2 तो वर्क 3. अब हर एक वर्क कोई ना कोई एनर्जी चेंज करता है. ये बात याद रखो. हर एक वर्क कोई ना कोई क्या करता है? एनर्जी चेंज करता है. सबसे पहले एमन पहला वर्क कौन सा है? जल्दी से बताओ. वर्क बाय द वेट. पहला वर्क है, लिखो वर्क बाय द वेट. इसके रेलिवेंट एनर्जी चेंज कौन सी होगी? इसके रेलिवेंट एनर्जी चेंज. हाँ जी, वर्क बाय द वेट रेलिवेंट एनर्जी चेंज will result in a decrease of will result in a, यहां पे हम लिखेंगे will result in a decrease of GP. बेटा देख लो एक बार. वर्क बाय द वेट क्या करेगा? will result in a decrease of GP. अच्छा आगे आगे लिखो नंबर 2. एयर रेजिस्टेंस का क्या लिखेंगे? वर्क बाय द एयर रेजिस्टेंस या अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस? वर्क बाय या वर्क अगेंस्ट? फॉर एयर रेजिस्टेंस वर्क अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस. वर्क against the air resistance. बताओ ये क्या करेगा? जरूर से. It will result in what? It will result in generation of heat. It will result in generation of heat. देख लो. It will result in generation of heat. तो work against the air resistance will result in generation of heat. क्लियर? यहां तक. नंबर 3 पे आ जाएं. बताइए नंबर 3 पे क्या लिखना है? वर्क ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स का जो वर्क होगा वो के को चेंज करेगा. वर्क ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ये क्या करेगा? डेल्टा के. तो इस एग्जांपल में वी हैव 3 वर्क्स. वर्क बाय द वेट, वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस. अच्छा रूल क्या होगा? जब भी वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फोर्सेस को लिस्ट कर लो जिस तरह मैंने किया. फोर्सेस को लिस्ट कर लो, फिर हर फोर्स का वर्क और उसका रेलिवेंट चेंज ऑफ एनर्जी वो सोच लो. समझ आ गई बात? तो हमारे पास टोटल 3 वर्क हैं और उनके एनर्जी के चेंज भी लिखे हैं. अच्छा अब आप ये लिखें कि बेटा आप ये लिखें, ये होगा क्वेश्चन का थर्ड पार्ट. लिखें the ball hits the ground. बेटा आवाज न करो.
the ball hits the ground with speed. The ball hits the ground with speed 5 meters per second. Find work against air resistance. अब मेरा आपसे क्वेश्चन, क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे आपको एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है या नहीं है? क्वेश्चन में कहीं पे एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है या नहीं है? नहीं है गिवन ना, तो क्या करेंगे फिर? जब एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं गिवन तो फिर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब अप्लाई करते हैं? जब सीधा फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, अब इसके आंसर से पहले एक कॉन्सेप्ट लिख लो। कॉन्सेप्ट ये है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहां पे लगाना होता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेन टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब कब लगाना होता है? तो लिखें, मैं जरा मार कर एक और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको आता तो होगा, लेकिन क्वेश्चन में लगाना कहां पे आपको कैसे पता चलेगा? मैं लिखवा देता हूं। देखो, व्हेन टू अप्लाई कंजर्वेशन, बेटा बोर्ड पे व्हेन टू अप्लाई कंजर्वेशन, बेटा सामने, व्हेन टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने कहां पे लगाना हो? सो व्हेन टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें लगाना होता है, देखो कि इफ relevant data for a calculation, ये लिखते हो, if relevant data for a calculation is not given, if relevant data for a calculation is not given, then we have to apply conservation of energy. Then we have to apply conservation of energy. बेटा एक बार देख लो, if relevant data for a calculation is not given, then we have to apply conservation of energy. अब conservation of energy apply कैसे करेंगे? अच्छा, इसकी कुछ और चीजें भी लिखनी है। अभी बेसिक आइडिया समझ आ गया? फर्ज करें वो कहते हैं डेल्टा के ई, बताओ डेल्टा के ई के लिए आपको क्या क्या रहना चाहिए? आप खुद बताओ। डेल्टा के ई के लिए आपको चाहिए मैस और स्पीड। अगर मैस और स्पीड ना हो गिवन तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए, डेल्टा के ई की एक होती है सीधी कैलकुलेशन, उसका अगर आपको डेटा नहीं गिवन तो फिर क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पेपर में आप डिसाइड कैसे करेंगे? वो कहते हैं कैलकुलेट डेल्टा के ई, और आपको मैस या स्पीड नहीं गिवन तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये साथ लिख दो, डेल्टा के ई कैलकुलेट करना है, एम और यू और वी नॉट गिवन। बात समझ आ गई? अगर आपने कैलकुलेट करना है डेल्टा के ई और एम यू या वी में से कोई भी नहीं गिवन तो क्या अप्लाई करेंगे? नॉट गिवन। देन क्या करेंगे बेटा? देन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी दो तीन बातें और भी लिखनी है। फर्ज करें आपको क्वेश्चन में कहते हैं कि कैलकुलेट करो डेल्टा जीपी। डेल्टा जीपी के लिए आपको क्या चाहिए? डेल्टा जीपी के लिए आपको चाहिए, हाँ भाई बताओ, आपको चाहिए एम चाहिए, जी चाहिए और हाइट चाहिए। ये चाहिए ना? अगर ये ना हो, नॉट गिवन, क्या करेंगे? देन फर्ज करें एम जी या एच नहीं गिवन तो देन क्या करेंगे? अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डेल्टा जीपी इज एम जी एच, एम जी या एच में से कोई भी नहीं गिवन तो क्या अप्लाई करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, अब हम आते हैं आगे। अब फर्ज करें आपको कहते हैं कैलकुलेट वर्क बाय अ फोर्स एफ, तो आपको क्या चाहिए? फोर्स और डिस्टेंस।
देखिए अगर आपको वर्क बाय अ फोर्स एफ करना है कैलकुलेट, और एफ या डिस्टेंस मिसिंग है, आइदर एफ और डी इज मिसिंग, तो बताओ क्या करेंगे फिर वो ना बेटा। आपको कैलकुलेट करना है वर्क बाय एफ, एफ या डी मिसिंग है, क्या करेंगे फिर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। देन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा अगर आपसे पूछा जाए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहां कहां अप्लाई करते हैं, जहां पे रेलिवेंट डेटा ना हो, जैसे डेल्टा के ई में अगर एम यू या वी नहीं गिवन, डेल्टा जीपी में एम जी या एच नहीं गिवन, वर्क बाई एफ में एफ या डी नहीं गिवन, तो उस केस में हम क्या अप्लाई करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं। कहानी आ गई समझ? अच्छा आप आगे चलते हैं। अब मुझे बताएं इस क्वेश्चन में उसने क्या कैलकुलेट वर्क बाय द एयर रेजिस्टेंस, जबकि एयर रेजिस्टेंस नहीं गिवन, ऐसे ही है ना। अच्छा क्वेश्चन था क्या? A ball is dropped from a height of 80 meters. Mass of the ball is 200 gram. It hits the ground with a speed of 5 meter per second. Calculate work by the air resistance. यही बात है ना। अब आप मुझे बताएं इस पूरी सिचुएशन में अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं तो ये देखें, डेल्टा के ई हमेशा यही करना हो, डेल्टा के ई इज इक्वल टू वर्क बाई the forces minus work against the forces। एक बार देख लो क्या होगा, डेल्टा के ई इज वर्क बाय द फोर्सेस माइनस वर्क अगेंस्ट द फोर्सेस। मैकेनिक्स में भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, M1 में अगर आपने कोई उल्टा फॉर्मूला इसके अलावा पढ़ा हुआ है वो भी ठीक है, लेकिन ये भी लगा सकते हैं, ये सबसे सिंपल फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा आप वर्क बाय कौन कौन सा होगा ये आप लोग बताएं। वर्क बाय कौन सी फोर्स, बाय द कौन सी फोर्स मोशन की डायरेक्शन में, बताओ जरा। द फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यहां पे लिखे वर्क बाय द वेट। हाँ जी आइए समझ, वर्क बाय द वेट अगेंस्ट किसका वर्क है? वर्क बताओ जी अगेंस्ट वर्क अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। अच्छा बच्चों एक बार देख लो, डेल्टा के ई इज वर्क बाय द वेट माइनस वर्क अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। तो डेल्टा के ई होगा कितना? एम हमारे पास 200 ग्राम है ना, 200 ग्राम, 200 ओवर 1000 क्या आ जाएगा? 0.2 kg। बेटा एम है 200 ग्राम, तो क्या बन जाएगा 200 ओवर 1000, तो क्या आ जाएगा 0.2 kg। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, डेल्टा के ई आ जाएगा 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्या ख्याल है आइए समझ, डेल्टा के ई हो जाएगा 1/2 m ब्रैकेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अच्छा वर्क बाय द वेट क्या हो जाएगा? mgh minus work by the resistive force air resistance will be F into T। आती है समझ? वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है वर्क बाय द एयर रेजिस्टेंस, तो इसको F into D की जगह W छोड़ देते हैं, ये हमने फाइंड कर लिया। आगे समझ, हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। अब इस सब चीज में वैल्यूज पुट करो, 1/2 इंटू m की जगह क्या आ जाएगा? 0.2। बेटा m की जगह आ जाएगा 0.2। अच्छा v की जगह, v कितना दिया हुआ है 5, u कितना होगा ड्रॉप्ड 0 का स्क्वायर, क्लियर? यहां पर इज इक्वल टू 0.2 इंटू 9.81 इंटू, बताओ 80 क्यों यूज किया है? बिकॉज ड्रॉप फ्रॉम 80 मीटर और वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस टू बी कैलकुलेटेड। एक काम करो, इसको एक बार ऑब्जर्व कर लो, समझ आ गई? ये वर्क मैंने सीधा कैलकुलेट क्यों नहीं किया? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस गिवन नहीं थी। ये वर्क हमने सीधा कैलकुलेट क्यों नहीं किया? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस गिवन ही नहीं थी, तो हम नहीं कर सकते थे। बताएं जी आंसर क्या आ गया?
आंसर W का ना, सब कुछ करके बता रही है। अच्छा, आप इसका अलग सबका अलग बता रही हैं। चलिए पहले फिर इसका करें। इसका होगा 2.5 है ना, 2.5 इज इक्वल टू किसका, 156.9 माइनस W। अच्छा, ज्यादा एक्यूरेट आंसर कब मिलेगा, वन स्टेप कैलकुलेशन करें या मल्टीपल स्टेप्स, वन स्टेप। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू मेक W एज द सब्जेक्ट एंड देन कैलकुलेट इन अ सिंगल स्टेप। अच्छा, अब W का आंसर क्या आ गया बेटा, W का आंसर बताएं बेटा जल्दी से। W इज 154.46 जूल्स। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप करके देंगे। चलिए जी, एक क्वेश्चन जो आप लोग करके देंगे। जी बेटा आप बताएं। नहीं कर सकते क्योंकि ये वेट है, ये वेट नहीं है, ये वर्क है। ये जो W लिखा है ये असल में वर्क बाय द एयर रेजिस्टेंस है ना, इसमें वेट है, इसमें M नहीं है। M कैंसल तब हो सकते जब सब टर्म्स में हो। कोई चीज अगर कैंसिल करनी है तो उसको हर एक टर्म में होना चाहिए। कॉपी हो गया अब यहाँ तक। अच्छा, अब आप आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लिखें, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन है क्या। लिखें कि a car is driven on a flat road. A car is driven on a flat road, ये लिख लूंगा। लिखो ड्राइविंग फोर्स is F, resistive force smaller f. This smaller f is the overall resistive force including air resistance, road friction, everything. Resistive force is F. The car travels a distance d on a horizontal road. Question का फर्स्ट पार्ट, state an equation for delta K in terms of capital F, smaller f and d. जिसका हो जाए मुझे बताना है। State an equation for delta Ke in terms of capital F, smaller f and d. Best of luck. करें जी। हाँ जी बच्चों, हुआ बताइए इक्वेशन। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये बताओ, डेल्टा की इक्वेशन तो होती है 1/2m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, लेकिन उसने कहा है कि नहीं वो वाली ना लिखो। अब आपको क्या समझ आ रही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या समझ आ रही है, कंजर्वेशन। बेटा अगर आप रानिया बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, रानिया बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो आप बताएं कि हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, हम कहेंगे चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या, वर्ल्ड इक्वेशन बताएं। change of kinetic energy is equal to work by the forces minus work against the forces. The forces which are in the direction of motion, their work will be positive. The forces which are against the motion, आप एक बार बताएं, पॉजिटिव वर्क किसका होगा, जो मोशन के
डायरेक्शन में होंगे, नेगेटिव वर्क किसका होगा जो मोशन के अगेंस्ट होंगे, और नेट वर्क किसके इक्वल होगा, चेंज ऑफ के के। तो यहाँ पे लिखेंगे, और यही सेम इक्वेशन आप मैकेनिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, M1 में आप वो वाली भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा एक और बात, M1 वाली इक्वेशन फिजिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर फर्ज करें आप इस मेथड की जगह M1 वाले मेथड से ज्यादा कंफर्टेबल है, मैं सिंपल कर देता हूँ, M1 में आपने जितने फॉर्मूले पढ़े वो सब फिजिक्स में एप्लीकेबल, समझ आ रही बात। तो आपको कोई चीज अगर M1 से आती है तो वो फिजिक्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। M1 मैकेनिक्स होता है ना, मैथ्स में आपने किया होगा, हाँ। विच वन? अच्छा हाँ, वर्क बाय द वेट, वर्क बाय द वेट हमेशा mgh होता है, mg इज द वेट एंड h इज द हाइट। बेटा mgh इज वर्क बाय और अगेंस्ट द वेट, जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ जीपी, चेंज ऑफ जीपी वेट का वर्क होता है। अच्छा बच्चों, अब हम लिखेंगे डेल्टा के ई, बेटा मेरे साथ लिखो, डेल्टा के ई इज, क्या लिखेंगे, सम ऑफ वर्क्स बाय द फोर्सेस, बेटा एक बार देख लो, सम ऑफ वर्क्स बाय द फोर्सेस माइनस इसमें से हो जाएगा सम ऑफ वर्क्स अगेंस्ट द फोर्सेस। तो क्या हो गया, डेल्टा के ई इज सम ऑफ वर्क्स बाय द फोर्सेस माइनस सम ऑफ वर्क्स अगेंस्ट द फोर्सेस। अच्छा अब इसमें अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या बनेगा, मिलके करते हैं पुट। चलिए जी, सबसे पहले हम लिखेंगे डेल्टा के ई वर्क बाय द फोर्सेस, कौन सी फोर्स है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एफ, क्या हो जाएगा, एफ डी माइनस एफ डी। सो बाई और अगेंस्ट, ये बाई हो गया और वो क्या हो गया, अगेंस्ट। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा अब हम आते हैं आगे, अब लिखें इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ये देखते हैं कौन बच्चा कर सकता है, उसको मैं मान जाता कि जीनियस बच्चे हैं। सवाल मैंने थोड़ा सा चेंज कर देना, mass of the car, mass of the car is m, the car, the car now moves on an inclined plane, the car now moves on a, the car now moves, बेटा सामने सामने, the car now moves on an inclined plane at angle theta through a distance, to a distance g, कैपिटल एफ स्मॉलर एफ, यू नो दैट कि क्या चीज है। अब मैं आपको बताता हूँ अब आपने क्या करना है, राइट। इक्वेशन थोड़ा सा वेट कर दो ना, राइट इक्वेशन फॉर डेल्टा के ई in terms of smaller m, smaller d, theta, smaller f and capital F, best of luck। जो बच्चा ये सही करेगा मैं उसको अफ्तार में बर्गर खिलाऊंगा, मेरे पता रमजान चल रहा है, अभी नहीं है, वो कह रहे हैं अभी खिला दो, बेटा रमजान शरीफ है, कुछ खुदा का खौफ करो। मेरे नाम में, मेरा नाम फारूक अब्दुल्ला है ना, उसमें कहीं पे भगवान दास तो नहीं आता ना, ठीक है, जाहिर सी बात है अफ्तार के बाद की मैं बात करता हूं। हाँ तुम कर दो ये सवाल, मैं तुम्हें शाम को जहां से कहोगे बर्गर ऑर्डर कर दूंगा, मेरी तरफ से बर्गर फ्री। लेकिन मुझे यकीन है कि मुझसे नहीं होगा, मैं छोटे खाऊंगा, फिर तो छोटे में यार हर किसी ने थोड़ा बहुत इस तरह का काम किया होता है। नहीं जब छोटे कितने बच्चे थे, मैं तो करता, अहमद जब मैं छोटा था तो मेरी अम्मा मुझे रोजा रखवाती थी अगर, तो मैं चुपके से छोड़ के खा लेता था है। हर बच्चा इस तरह होता है, अगर बच्चा इस तरह नहीं है तो एबनॉर्मल है, then you're abnormal।
मेरा बात सुनो, छोटे बच्चे से ये एक्सपेक्टेड है कितना छोटे होगा, यानी कि अगर 5 साल का बच्चा 6 साल या उससे एक्सपेक्टेड है यार, हाँ तो रख लेते हैं ना, फिर छुप के खाते रहते हैं। तो मुझे भी शौक था, मैं रखता था फिर छुप के खाता था। हाँ खान शौक था कि सबको दिखाऊं कि मैंने रोजा रखा है, लेकिन छुप के खा भी। हाँ बेटा निकालो आंसर। देखो छोटी उम्र में अगर कोई बच्चा सेंसिबल और मेच्योर है तो वो अच्छा नहीं लगता। 6 साल के बच्चे को मेच्योर नहीं दिखाओ। बच्चे ने सही किया। ऐसे देखो अब इंक्लाइन मोमना आपसे भी हो गया होगा आई थिंक। अगर वो मूव करे इंक्लाइन प्लेन पे तो अब जो है अब वेट का वर्ग भी आ जाएगा। एमन देखो अगर वो मूव करेगा अब तो हो गया ना। अच्छा अगर वो मूव करेगा हॉरिजॉन्टल रोड पे तो वेट का वर्क नहीं होगा। अगर वो इंक्लाइन प्लेन पे मूव करेगा, समझिए बात, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रोड पे वेट का वर्क नहीं होगा क्योंकि वर्टिकली मूव नहीं किया। जब तक वो वर्टिकली मूव नहीं करेगा उसके वेट का वर्क नहीं होगा, लेकिन अब तो वेट का वर्क भी होगा। तो अब उसका जो मोशन है वो यहाँ पे, तो ये है उसका मोशन। अच्छा और यहाँ पे एंगल है थीटा। अब उसने जो मूव किया डिस्टेंस, वो डिस्टेंस है टी। बेटा उसने कितना डिस्टेंस मूव किया है? उसने मूव किया डिस्टेंस टी। बेटा उसने मूव किया डिस्टेंस टी। अब मुझे ये बताओ, ये डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, डी साइन थीटा डी कॉस थीटा, ये हो गया डी साइन थीटा और ये क्या हो गया डी कॉस थीटा। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा अब हम आते हैं जी इसके आगे। अब जो बात है वो ये है कि देखें डेल्टा जीपीई एक एक यूं करते हैं, वर्क बाय द वेट या वर्क अगेंस्ट द वेट। जब हाइट पे जाता है तो वर्क अगेंस्ट द वेट होता है। जब हाइट पे जाता है तो वेट, जब हाइट पे जाएगा इमाम बेटा, जब हाइट पे जाएगा तो वर्क होगा अगेंस्ट द वेट। ऊपर जाएंगे तो अगेंस्ट द वेट, नीचे आएंगे तो बाय द वेट। तो बाय या अगेंस्ट होता है कि ऊपर गया या नीचे आया। ऊपर जाएगा तो अगेंस्ट द वेट, नीचे आएगा तो बाय द वेट। तो अब पहले हम यूं शुरू करते हैं, वर्क अगेंस्ट द वेट लिखते जाओ मेरे साथ। वर्क अगेंस्ट द वेट, बेटा वर्क अगेंस्ट द वेट होगा mgh। और h क्या होगा, ये बात सुनो, अगर हम d को रिजॉल्व करते हैं क्या आ जाएंगे d के दो कंपोनेंट्स। d d हो गया ना, थीटा हो गया, ईमान आप बताएं, ये d ये थीटा, क्या हो गए दो कंपोनेंट्स, d cos थीटा d sin थीटा। ये वाला हो जाएगा d cos थीटा, ये वाला क्या हो जाएगा d cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा d sin थीटा। d cos थीटा d sin थीटा। अच्छा अब वर्क अगेंस्ट द वेट mgh और h किसके इक्वल हो गया d sin थीटा। ये हो जाएगा mg टाइम्स d sin थीटा। ईमान है ये समझ, वर्क अगेंस्ट द वेट क्यों है, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, मोमना बेटा ऊपर जा रहे हैं तो वर्क अगेंस्ट द वेट। अच्छा अब टोटल वर्क कितने हो गए, टोटल वर्क हो गए 4। रिजल्टेंट फोर्स का वर्क, वेट का वर्क, फ्रिक्शन का वर्क और कैपिटल एफ का वर्क, ड्राइविंग फोर्स का वर्क। तो अब हम लिखेंगे डेल्टा के ई इज इक्वल टू sum of works by the forces, क्या कहेंगे, डेल्टा के ई इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क्स बाय द फोर्सेस माइनस क्या होगा, सम ऑफ वर्क्स अगेंस्ट द फोर्सेस।
अच्छा, sum of works by the forces minus sum of works against the forces। हाँ बच्चों लिख दिया। अब देखो डेल्टा के ई इज, हाँ जी, वर्क बाय द फोर्सेस, किस किस फोर्स का वर्क बाय है, कैपिटल एफ, तो क्या हो जाएगा कैपिटल एफ इंटू टी माइनस एम जी टाइम्स डी साइन थीटा माइनस प्लस एफ इंटू। एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आ गई है समझ, आ गई है समझ पक्का ईमान बेटा आपको। ये क्या है वर्क बाय द फोर्स, वो क्या है वर्क अगेंस्ट द फोर्स। अब इस क्वेश्चन का अगला पार्ट को अगर टाइम है, हाँ तो मैं भी तो अपनी पे के लिए पढ़ा रहा हूँ, टाइम हो गया भागो हैं, कर सकते हैं वो भी ठीक है।